जय हिंद दोस्तों, मैं राम बाबू आपका अपना परिवार इस स्टडी पॉइंट में आप सभी का स्वागत करता हूं। आइए आज के इस सेशन में हम बीएससीबी बिहार बोर्ड क्लास 10th सोशल साइंस के एक बुक आपका इकोनॉमिक्स का सलूशन लेकर के हम इस वीडियो में आए हैं। यह सलूशन चैप्टर 6 ग्लोबलाइजेशन यानी वैश्वीकरण से संबंधित है। इसमें आपको वही जानकारी को रखा गया है जो आपके बोर्ड में पूछा जाता है। बोर्ड को मद्देनज़र रखते हुए इस कंटेंट को तैयार किया गया है। इसमें से कई ऐसे प्रश्न हैं जो बोर्ड के एग्ज़ाम में पूछे भी गए हैं। आप इस वीडियो को बिल्कुल स्किप मत कीजिएगा, शुरू से लेकर के अंत तक देखिएगा तो आपको चीज़ें समझ में आएगी कि कौन सा क्वेश्चन बोर्ड में पूछे गए हैं और कौन सा क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। हम आशा करेंगे कि यह वीडियो आपको हेल्पफुल लगे, शुरू से अंत तक आप ज़रूर देखेंगे। चलिए अब हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हाँ, यदि यह वीडियो आपको पसंद आए और आप इस चैनल पर नए हैं, पहली बार विजिट कर रहे हैं, तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा, क्योंकि हम चाहते हैं कि जो भी स्टूडेंट है सबके पास इसका सलूशन का आंसर जब भी डाला जाए वो सबको एक साथ मिल जाए। जो वीडियो को जल्दी देखेगा उससे जल्दी जानकारी होगी। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। इस टॉपिक में लघु उत्तरीय, दीर्घ उत्तरीय के साथ साथ उभयनिष्ठ प्रश्न को भी यानी बहुविकल्पीय प्रश्न को भी शामिल किया गया है। आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, एक ही वीडियो में आपको संपूर्ण वैश्वीकरण की जानकारी मिल जाएगी। एक सही विकल्प चुनें। प्रश्न 1, नई आर्थिक नीति में किसे सम्मिलित किया गया? क उदारीकरण, ख निजीकरण, ग वैश्वीकरण, घ उपर्युक्त सभी। उत्तर ग वैश्वीकरण। प्रश्न 2, वैश्वीकरण के मुख्य अंग कितने हैं? क 1, ख 2, ग 5, घ 4। उत्तर ग 5। प्रश्न 3, इनमें से कौन बहुराष्ट्रीय कंपनी है? क फोर्ड मोटर्स, ख सैमसंग, ग कोका कोला, घ इनमें से कोई नहीं। उत्तर घ इनमें से कोई नहीं। प्रश्न 4, वैश्वीकरण का अर्थ है कि विदेशी पूंजीपति एवं विनियोग पर रोक, ख व्यापार, पूंजी, तकनीक हस्तांतरण, सूचना प्रवाह द्वारा देश की अर्थव्यवस्था का विश्व अर्थव्यवस्था के साथ समन्वय, ग सरकारीकरण की प्रक्रिया को बढ़ाना, घ इनमें से कोई नहीं। उत्तर ख व्यापार, पूंजी, तकनीक हस्तांतरण, सूचना प्रवाह द्वारा देश की अर्थव्यवस्था का विश्व अर्थव्यवस्था के साथ समन्वय। प्रश्न 5, पाले समूह के थम्स अप ब्रांड को किस बहुराष्ट्रीय कंपनी ने खरीद लिया? क कोका कोला, ख एल जी, ग रिबॉक, घ नोकिया। उत्तर क कोका कोला। दोस्तों, यदि आपको लगे कि यह ज़्यादा स्पीड में है या फिर कम स्पीड में है, तो इसका स्पीड जो है आप दाएं साइड में कॉर्नर पर 3 डॉट का बिंदु दिया गया होगा, आपके मोबाइल पे सेटिंग को कर लीजिएगा और आप अपने अनुसार से इस वीडियो को देख सकते हैं। यह वीडियो नॉर्मल स्पीड में बनाई गई है ताकि आप एक बार सुने तो आपको समझ में भी आ जाए और लगभग आप अपने स्पीड के अनुसार इसे लिख भी सकते हैं। अब आते हैं हम रिक्त स्थान की पूर्ति करें के प्रश्नों पर। 2, रिक्त स्थानों की पूर्ति करें। 1, वैश्वीकरण का अर्थ है देश की अर्थव्यवस्था का अर्थव्यवस्था के साथ समन्वय। 2, व्यापार, पूंजी, तकनीक हस्तांतरण, सूचना प्रवाह के माध्यम से को बढ़ावा मिलता है। 3,
बहुराष्ट्रीय कंपनियां वैश्वीकरण की प्रक्रिया में भूमिका निभा रही हैं। 4. विदेशी व्यापार विश्व के देशों के बाजारों को का कार्य करते हैं। 5. WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन में की गई स्थापना सन। इस संस्था की स्थापना 7 अप्रैल 1948 को की गई थी। इसका उद्देश्य संसार के लोगों के स्वास्थ्य का स्तर ऊंचा करना है। WHO का मुख्यालय स्विट्जरलैंड के जिनेवा शहर में स्थित है। इथियोपिया के डॉक्टर टेड्रोस एड्रेनॉम घेब्रेयेसस विश्व स्वास्थ्य संगठन के नए महानिदेशक निर्वाचित हुए हैं। उत्तर 1. विश्व 2. वैश्वीकरण 3. मुख्य 4. जोड़ने 5. 1995 उंगली से। दोस्तों, WHO का फुल फॉर्म होता है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन यह एक ऐसी संस्था है जो विश्व स्तर पर आपको जो बीमारी होती है उससे संबंधित यह संस्था है, उसका इलाज ये करता है। अगर विश्व में कोई भूखमरी फैल गई है तो यह संस्था क्या करती है, उस समय कंट्रोल करती है। और उसी तरह से WTO है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। इसका काम क्या है दोस्तों, यही है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। इसका काम है कि यह विश्व स्तर पर व्यापार जो है उसको बढ़ावा देना और लोगों को एक साथ मिल कर के व्यापार करने का मौका देना। अगर कोई देश गरीब है तो उसे कुछ छूट देना, और यदि कोई देश अमीर है तो उसे छूट दे करके, मतलब कि वो देश जो है कुछ कम कीमत पे गरीब देशों को वस्तु या सामग्री दे। तो यहाँ पे जो आपको 7 अप्रैल 1948 जो दी गई है, यह WHO की बात किया जा रहा है, यानी कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। और यहाँ पे आपका जो प्रश्न 5 नंबर पूछा जा रहा है WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की, तो इसकी जो स्थापना है 1995 में की गई थी। इसमें कन्फ्यूजन न होइएगा, यहाँ पे हमने WTO को भी शामिल कर दिया है ताकि दोनों एक साथ रहेगा तो आपको कोई कन्फ्यूजन नहीं होगा। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। WTO के बारे में यहाँ पे आपको पूरी जानकारी दे दी गई है। इसका मुख्यालय स्विट्जरलैंड में है, जो कि जेनेवा शहर में स्थित है। इसके जो अभी महानिदेशक है घेब्रेयेसस, ये है अभी है इसका। यह संस्था विश्व स्तर पे रोगों के रोकथाम से संबंधित है। इस संस्था का स्थापना तब की गई थी जब पूरे विश्व में द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त हुआ था, और इस पर ध्यान दिया गया कि अब कोई भी तीसरा विश्व युद्ध न हो। उसी को कंट्रोल करने के लिए इसकी स्थापना भी की गई। हुआ क्या था दोस्तों कि द्वितीय विश्व युद्ध और पहले विश्व युद्ध में जो अदर देश के लोग मारे गए थे, उन देश को बचाने के लिए कोई ऐसा लोग नहीं था कि उसे बचाए। वहाँ पे कोई गरीब तड़फड़ा रहा है या फिर कोई किसी को चोट लग गया है, बम से घायल हो गया है या किसी भी प्रकार से वो घायल हो गया है, तो उसे बचाने के लिए कोई नहीं था। तो इसी को मद्देनज़र रखते हुए यह संस्था की स्थापना की गई कि यदि किसी भी देश में कोई भी युद्ध होता है तो उस स्थिति में जो व्यक्ति का व्यक्तिगत अधिकार होता है उसे न छीना जाए और वहाँ के लोगों को सुरक्षित बाहर निकाला जाए। जैसे कि भूकंप की घटना में भी आप समझ सकते हैं कि लोगों को बाहर निकाला जाता है। तो डिस्क्रिप्टिव जो होती है, यानी कि अदर देश के जो सैनिक होती है, जैसे अमेरिका हो गया, जापान, फ्रांस या रूस, चीन, इन देश के लोग जाकर के या भारत के देश के लोग जाकर के वहाँ पे सहायता देते हैं और
लोगों को बचाते हैं। यह जो है एक इंसान के नाते भी यह संस्था सही मानी जाती है, इंसानियत के नाते भी, और लोगों को बचाया जाता है। जैसे अभी बात करें हम कोविड-19 की, तो कोविड-19 में WHO जो है बहुत ही ज़्यादा कारगर सिद्ध हुआ है। इसमें WHO के द्वारा वैक्सीन बनाया गया था और गरीब देश जो है उसे मुफ्त में या फिर कम कीमत पर उसको दवाइयाँ या फिर वैक्सीन मुहैया कराया गया था। तो WHO आप समझ चुके होंगे, WHO का काम भी समझ चुके होंगे कि जो देश है, किसी भी देश में किसी भी प्रकार के स्वास्थ्य से संबंधित प्रॉब्लम होती है तो WHO उसमें आता है और उससे मदद मांगी जाती है। उसी तरह से WTO है। WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन यानी कि वैश्वीकरण में जो मंदी है या फिर वैश्वीकरण को ये कंट्रोल करता है, यानी कि व्यापार को ये कंट्रोल करता है। अर्थात अब हम आशा करते हैं कि आप इस चीज़ को समझ चुके होंगे कि WTO और WHO में क्या अंतर है। WTO व्यापार से संबंधित है, जबकि WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन यानी कि यह स्वास्थ्य से संबंधित है। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। यानी कि WTO जो है व्यापार से वैश्वीकरण को कंट्रोल करता है। नए महानिदेशक निर्वाचित हुए हैं। उत्तर 1 विश्व, 2 वैश्वीकरण, 3 मुख्य, 4 जोड़ने, 5 1995। उंगली से दाहिनी ओर इशारा लघु उत्तरीय प्रश्नोत्तर बुलजाई बाय रामबाबू सर। दोस्तों अब हम लघु उत्तरीय प्रश्न में प्रवेश कर रहे हैं। हम बता दें कि यदि आपको ये वीडियो फास्ट लगे तो इसे स्लो मोशन में करके आप अपने नोटबुक में इसे दर्ज कर सकते हैं, और यदि आप पढ़ रहे हैं, ऐसे सिर्फ सुन रहे हैं, तो आप इसी नॉर्मल स्पीड पे चलने दें और उसे सुनें। प्रश्न 1 वैश्वीकरण से आप क्या समझते हैं? उत्तर वैश्वीकरण वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा विश्व की विभिन्न अर्थव्यवस्थाओं का समन्वय या एकीकरण किया जाता है ताकि वस्तुओं एवं सेवाओं, प्रौद्योगिकी और श्रम या मानवीय पूंजी का भी निर्बाध प्रवाह हो सके। वैश्वीकरण के अंतर्गत पूंजी, वस्तु तथा प्रौद्योगिकी का निर्बाध रूप से एक दूसरे देश में प्रवाह होता है। इस स्पष्ट करते हुए ब्यांको मिलिनोविक ने कहा है, वैश्वीकरण का अर्थ पूंजी, वस्तु, प्रौद्योगिकी एवं लोगों के विचार का स्वतंत्र प्रवाह होता है। कोई भी ऐसा वैश्वीकरण आंशिक ही माना जाएगा जिसमें मानवीय संपदा के प्रवाह में रुकावट आए। अर्थात वैश्वीकरण के अंतर्गत वस्तुओं के साथ साथ पूंजी, तकनीक एवं सेवाओं का भी एक देश से दूसरे देश के बीच बिना किसी रुकावट के प्रवाह होता है। वैश्वीकरण के कारण ही विभिन्न देशों के बीच वस्तुओं एवं सेवाओं, पूंजी और प्रौद्योगिकी का आदान प्रदान हो रहा है। दुनिया के देश एवं लोग एक दूसरे के अपेक्षाकृत अधिक संपर्क में आए हैं। प्रश्न 2 बहुराष्ट्रीय कंपनियां किसको कहते हैं? उत्तर बहुराष्ट्रीय कंपनियां वे हैं जो एक से अधिक देशों में उत्पादन पर नियंत्रण व स्वामित्व रखती हैं, जैसे फोर्ड मोटर्स, सैमसंग, कोका कोला, नोकिया, इन्फोसिस, टाटा मोटर्स आदि। प्रश्न 3 विश्व व्यापार संगठन क्या है? ये कब और क्यों स्थापित किया गया? उत्तर विश्व व्यापार संगठन एक ऐसा अंतर्राष्ट्रीय संगठन है जिसका उद्देश्य अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को उदार बनाना है।
विश्व व्यापार संगठन अंतर्राष्ट्रीय व्यापार से संबंधित नियमों को निर्धारित करता है और देखता है कि इन नियमों का पालन है। विश्व व्यापार संगठन सभी देशों को मुक्त व्यापार की सुविधा देता है। विश्व व्यापार संगठन की स्थापना जनवरी 1995 में उपर्युक्त उद्देश्यों से की गई थी। प्रश्न 4। भारत में सन 1991 के आर्थिक सुधारों से आप क्या समझते हैं? उत्तर: भारत ने सन 1991 में कुछ नई नीतियों को अपनाया जिसे नई आर्थिक नीति कहा जाता है। इस नई आर्थिक नीति में व्यापक आर्थिक सुधारों को सम्मिलित किया गया है। भारत में आर्थिक सुधारों का मतलब उन नीतियों से है जिनका प्रारंभ 1991 में आर्थिक व्यवस्था की शक्ति के स्तरों में वृद्धि करने के दृष्टिकोण से किया गया है। ये आर्थिक सुधार उदारीकरण, निजीकरण तथा वैश्वीकरण की नीतियों पर आधारित हैं। अतः इन्हें हम LPG नीति भी कहते हैं। यहाँ ध्यान देने योग्य बात यह है कि आर्थिक सुधारों को हम नई आर्थिक नीति, न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी के नाम से भी पुकारते हैं। प्रश्न 5। उदारीकरण को परिभाषित करें। उत्तर: सरकार द्वारा लगाए गए सभी अनावश्यक नियंत्रणों तथा प्रतिबंधों जैसे लाइसेंस, कोटा आदि को हटाना उदारीकरण है। आर्थिक सुधारों के अंतर्गत सन 1991 में भारत सरकार ने उदारीकरण की नीति अपनाई। प्रश्न 6। निजीकरण से आप क्या समझते हैं? उत्तर: निजीकरण का अभिप्राय निजी क्षेत्र द्वारा सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों पर पूर्ण रूप से या आंशिक रूप से स्वामित्व प्राप्त करना तथा उनका प्रबंध करना है। आर्थिक सुधारों के अंतर्गत भारत सरकार में सन 1991 से निजीकरण की नीति अपनाई। उंगली से दाहिनी। दोस्तों, अब हम दीर्घ उत्तरीय प्रश्न में प्रवेश कर चुके हैं। उंगली से दाहिनी ओर इशारा दीर्घ उत्तरीय प्रश्न बुल्सआई सिजर बाय रामबाबू सर। प्रश्न 1। एक बहुराष्ट्रीय कंपनी द्वारा किसी देश में अपनी उत्पादन इकाई लगाने के निर्णय पर किन बातों का प्रभाव पड़ता है? उत्तर: एक बहुराष्ट्रीय कंपनी द्वारा किसी क्षेत्र में अपनी उत्पादन इकाई लगाने के निर्माण पर निम्नलिखित बातों का प्रभाव पड़ता है: सस्ते श्रम, सस्ता कच्चा माल एवं अन्य संसाधन। उपभोक्ता बाजार। उंगली से दाहिनी ओर इशारा कोई बहुराष्ट्रीय कंपनी लाभ कमाने की दृष्टि से ही किसी अन्य देश में अपनी उत्पादन इकाई लगाती है। अतः वह सर्वप्रथम ये देखती है कि अमुक देश में सस्ते दर पर श्रमिक उपलब्ध हैं या नहीं। जहाँ सस्ते श्रमिक उपलब्ध होंगे वहाँ की वह अपनी इकाई लगाएगी। उंगली से दाहिनी ओर इशारा दूसरी बात जो बहुराष्ट्रीय कंपनी के निर्णय को प्रभावित करनी है, वह है सस्ता कच्चा माल। जिस देश के बहुराष्ट्रीय कंपनी की इकाई में प्रयुक्त होने वाले कच्चे माल की प्रचुरता होगी और सस्ते में उपलब्ध होंगे वहाँ की वह अपनी इकाई लगाएगी। उंगली से दाहिनी ओर इशारा तीसरी चीज है बाजार। बहुराष्ट्रीय कंपनी ये देखती है कि जिस इकाई को वह लगाने जा रही है उसके उत्पाद के उपभोक्ता उस देश में काफी संख्या में हैं।
अतः वहाँ ही वह अपनी इकाई लगाती है। यदि उपभोक्ता ही न मिले तो उत्पादन किसके लिए होगा? इनके अतिरिक्त अन्य संसाधनों की उपलब्धता पर भी बहुराष्ट्रीय कंपनी ध्यान देती है, जैसे यातायात, शक्ति, उस देश के लोगों का जीवन स्तर, पर्यावरण आदि। प्रश्न 2, वैश्वीकरण का बिहार पर पड़े प्रभावों को बताएं। उत्तर: वैश्वीकरण के कारण बिहार का आर्थिक परिवेश भी बदलता जा रहा है। आर्थिक विकास के लिए अन्य राज्यों की तरह बिहार में भी अधिक पूंजी निवेश की आवश्यकता है। वैश्वीकरण का बिहार के जनजीवन पर न केवल सकारात्मक प्रभाव पड़े हैं बल्कि इसके कुछ नकारात्मक प्रभाव भी हैं, जिसे हम निम्नलिखित रूप में प्रस्तुत कर सकते हैं। उंगली से दाहिनी ओर इशारा। सकारात्मक प्रभाव: 1. कृषि उत्पादन में वृद्धि। वैश्वीकरण के बाद बिहार के कृषि उत्पादन में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। बिहार में खाद्यान्नों का उत्पादन 1977-78 में 102 लाख टन था, जो 1996-97 में बढ़कर 141 लाख टन हो गया। इसी तरह 1980-83 की अवधि में बिहार में प्रति हेक्टेयर फसलों का औसत मूल्य 3680 रु. या जो 1992-95 की अवधि में बढ़कर 5678 रु. हो गया। 2. निर्यातों में वृद्धि। वैश्वीकरण के फलस्वरूप बिहार से किए गए निर्यातों में वृद्धि हुई है। इन निर्यातों में कुछ खाद्य एवं व्यावसायिक फसलों का निर्यात, कुटीर तथा लघु उद्योगों द्वारा निर्मित वस्तुओं का निर्यात तथा फलों का निर्यात शामिल है। फलों के निर्यात के अंतर्गत बिहार लीची, आम तथा मखाना के लिए प्रसिद्ध है। 3. विदेशी प्रत्यक्ष विनियोग की प्राप्ति। वैश्वीकरण के फलस्वरूप बिहार में विदेशी प्रत्यक्ष विनियोग भी हुआ है और विदेशी प्रत्यक्ष विनियोग के लिए काफी दिलचस्पी दिखाई गई है। इससे भविष्य में विदेशी प्रत्यक्ष विनियोग में काफी वृद्धि की आशा की जा सकती है। 4. शुद्ध राज्य घरेलू उत्पादन तथा प्रति व्यक्ति शुद्ध राज्य घरेलू उत्पादन में वृद्धि। वैश्वीकरण के फलस्वरूप चालू मूल्यों पर राज्य के शुद्ध घरेलू उत्पादन तथा प्रति व्यक्ति शुद्ध घरेलू उत्पादन में वृद्धि हुई है। दूसरे शब्दों में इस अवधि में राज्य की कुल आय तथा प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि हुई है। उंगली से दाहिनी ओर इशारा। नकारात्मक प्रभाव: आय। कृषि एवं कृषि आधारित उद्योगों की उपेक्षा बाहर एक कृषि प्रधान राज्य है। यहाँ बड़े पैमाने पर उद्योग धंधे काफी कम हैं। राज्य में कृषि पर किया गया निवेश संतोषजनक नहीं है। यहाँ कृषि आधारित उद्योगों के विकास की संभावना काफी है, लेकिन इन उद्योगों में वैश्वीकरण के पश्चात जितना निवेश होना चाहिए था उतना नहीं हुआ है। कुटीर एवं लघु उद्योग पर विपरीत प्रभाव। बिहार में बड़े पैमाने के उद्योग धंधे कम हैं। यहाँ कुटीर एवं लघु उद्योग ज्यादा हैं। वैश्वीकरण के कारण छोटे पैमाने के उद्योगों जैसे कुटीर एवं हस्तशिल्प उद्योग के लिए खतरा हो गया है।
क्योंकि उनके द्वारा निर्मित वस्तुओं को बहुराष्ट्रीय कंपनियों द्वारा निर्मित वस्तुओं का सामना करना पड़ता है जो क्वालिटी में इनसे अच्छी एवं सस्ती होती हैं। जैसे चीन द्वारा निर्मित खिलौने से हमारा बाजार पट गया है। चीनी खिलौनों ने हमारे कुटीर एवं हस्तशिल्प उद्योगों पर नकारात्मक प्रभाव डाला है। रोजगार पर विपरीत प्रभाव चूंकि बिहार में छोटे पैमाने के उद्योग धंधे ज्यादा हैं, जैसे कुटीर एवं हस्तशिल्प उद्योग आदि। बहुराष्ट्रीय कंपनियों द्वारा निर्मित वस्तुओं के आने से इन उद्योगों की बहुत सारी इकाइयां बंद हो गईं, जिसके चलते बहुत सारे श्रमिक बेरोजगार हो गए। इस प्रकार यह कहा जा सकता है कि वैश्वीकरण के सकारात्मक अथवा लाभकारी प्रभाव इनके नकारात्मक प्रभाव की तुलना में अधिक वजन रखते हैं। वैश्वीकरण का जो भी प्रभाव पड़ा है उससे बिहार को लाभ ही हुआ है। प्रश्न 3, भारत में वैश्वीकरण के पक्ष में तर्क दें। उत्तर, भारत में वैश्वीकरण के पक्ष में निम्नलिखित तर्क इस प्रकार हैं। 1. प्रत्यक्ष विदेशी निवेश को प्रोत्साहन। वैश्वीकरण से प्रत्यक्ष विदेशी निवेश प्रोत्साहित होगा, जिससे भारत जैसे विकासशील देश अपने विकास के लिए पूंजी प्राप्त कर सकेगा। 2. प्रतियोगी शक्ति में वृद्धि। वैश्वीकरण की नीति के फलस्वरूप भारत जैसे विकासशील देशों की प्रतियोगी शक्ति में वृद्धि होगी और अर्थव्यवस्था का त्वरित विकास हो सकेगा। 3. नई प्रौद्योगिकी के प्रयोग में सहायक। वैश्वीकरण भारत जैसे विकासशील देशों को विकसित देशों द्वारा तैयार की गई नई प्रौद्योगिकी के प्रयोग में सहायता प्रदान करता है। 4. अच्छी उपभोक्ता वस्तुओं की प्राप्ति। वैश्वीकरण भारत जैसे विकासशील देशों को अच्छी गुणवत्ता की उपभोग वस्तुओं को सापेक्षतः कम कीमत पर प्राप्त करने के योग्य बनाता है। प्रश्न 4, वैश्वीकरण का आम आदमी पर पड़े प्रभाव की चर्चा करें। उत्तर, वैश्वीकरण का आम आदमी पर अच्छा और बुरा दोनों प्रभाव पड़े हैं। सर्वप्रथम अच्छा प्रभाव निम्न है। 1. उपयोग के आधुनिक संसाधनों की उपलब्धता। वैश्वीकरण के कारण दुनिया के सभी देशों के उच्चतम उत्पादन लोगों को उपयोग के लिए उपलब्ध हो गया है। उदाहरण के लिए पहले जहां आम आदमी रेडियो से मनोरंजन प्राप्त करता था, अब उनके लिए विभिन्न कंपनियों के रंगीन टेलीविजन जैसी चीजों की उपलब्धता हो गई है। 2. रोजगार की बढ़ी हुई संभावना। वैश्वीकरण के कारण नए क्षेत्र खुल गए हैं, जिससे कुशल श्रमिकों के लिए अधिक रोजगार के अवसर उपलब्ध हो गए हैं। उंगली से। दोस्तों, हम आशा करते हैं कि यह वीडियो है आपको हेल्पफुल लगा होगा। यदि यह वीडियो हेल्पफुल लगा है, आपको थोड़ा भी हेल्पफुल लगा है, तो आप यदि इस चैनल पर नए विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को ज़रूर दबाएंगे। लाइक बटन तो हमें आशा है कि अब तक आप दबा ही चुके होंगे। चलिए हम फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में आपके नेक्स्ट प्रॉब्लम के साथ। तब तक के लिए खुश रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बेस्ट ऑफ लक।